नमस्कारम विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे IAS प्री 2012 का पेपर है। इसमें भी हम आधुनिक भारत से, प्राचीन भारत से और मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न आए हुए हैं उनको इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और उनकी व्याख्याएं देखेंगे, ताकि उनके आसपास से या उस टॉपिक के आसपास से अगर कोई प्रश्न दोबारा आता है तो वो हमारा गलत ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था 2012 में, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास से संबंधित जो सूफी संत है उनसे संबंधित। तो यहाँ पे सूफी संतों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और हमको सत्य कथन चुनना है। ये तीनों ही कथन सही है। चलिए सूफी संतों के बारे में जानते हैं। जो सूफीवाद था वो इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? सूफीवाद ईरान से शुरू हुआ था। सूफीवाद की शुरुआत हुई थी ईरान से। भारत में जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना के पहले सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। जो 12वीं शताब्दी है उसमें सूफी संप्रदाय था, उसके कितने सिलसिले थे? 12 सिलसिले थे। सूफी संप्रदाय के 12 सिलसिले। महत्वपूर्ण सिलसिलों के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, सत्तारी और नक्शबंदी सिलसिला। टोटल 12 थे, उनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण सिलसिले थे। सूफीवाद की शुरुआत हो गई थी ईरान से। प्रेम और उदारता सूफी आंदोलन का मूल भाव था। प्रेम और उदारता। ये जो सूफी आंदोलन था उसका मूल भाव था। इनकी जो रहस्यवादी भावना थी वो व्यक्ति और समाज को वर्ग, धर्म, धन, शक्ति और पद के अवरोध थे, जो रुकावट थी, उनसे ऊपर उठाकर उनकी जो नैतिक उन्नति थी उसमें योगदान देती थी। इन्होंने कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया। जो सूफी संत थे वो शारीरिक व्यायाम, मानसिक ध्यान साधना, श्वास का नियमन तथा अध्यात्म द्वारा खुली खुशी प्रदान करने के पवित्र गीतों का गायन करते थे। पवित्र गीत या संगीत, इनका ये गायन करते थे। जो निजामुद्दीन औलिया है जो कि चिश्ती सिलसिला से संबंधित था। निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित था? चिश्ती सिलसिले से।
जो योगिक प्राणायाम थे वो इसमें इतने पारंगत थे निजामुद्दीन औलिया जी कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रोलेट एक्ट के बारे में है। इसका लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में। इसका मकसद क्या था? जो संदेह है किसी व्यक्ति पर, अगर संदेह भी है ना, तो उसके बेसिस पे ही, उसके आधार पे ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जाने का इसमें प्रावधान था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। इसको क्या कहा जाता है, इस कानून को, रोलेट एक्ट को? इसको कहा जाता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। इसको कानून भी कहा जाता है। लेकिन जब जो संवैधानिक प्रतिरोध था उसका कोई इस पर असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सुझाव दिया और फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का भी गठन कर लिया। फरवरी 1919 में देशव्यापी हड़ताल और प्रार्थना सभाएं यहाँ पर आयोजित की गई। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और वहाँ पर जो सरकार थी उसने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और अमृतसर से निर्वासित कर दिया। और जो दूसरी प्रमुख घटना थी रोलेट सत्याग्रह के टाइम पे, वो थी 13 अप्रैल 1919 की। इस दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो जनरल डायर था उसने बिना पूर्व सूचना के ही लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के बारे में है, ये कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है मर्दा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो अंग्रेज़ों की भारत को देन कौन सी है वो यहाँ पे बताना है। तो अंग्रेज़ों ने भारत को इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दी, तीनों ही चीज़ अंग्रेज़ों ने नहीं दी भारत को। जो मर्दा थी उसमें जो गुणों की और उपज के आधार पर जो भूमि राजस्व था उसका मूल्यांकन तो मध्ययुगीन भारत है उसमें ही शुरू हो गया था। जैसे कि शेरशाह सूरी वगैरह थे, अकबर वगैरह थे, उन्होंने ही भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि का विभाजन शुरू कर दिया था। दूसरी बात आती है चलती फिरती तोपों की, तो वो मुग़ल काल से ही बाबर वगैरह थे, उन्होंने जब पानीपत का युद्ध था उसमें ही तोप वगैरह शुरू हो गई थी। तंबाकू और लाल मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अंग्रेज़ों की देन नहीं है।
ये पुर्तगालियों की देन है। साथ ही पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत भी की। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो श्रेणी थी उसके संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। इसका पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो सी आंसर सही है। चलो श्रेणियों के बारे में जानते, श्रेणी क्या थी। जो शिल्पी होते थे, शिल्पकार, वो अपनी श्रेणी के मुखिया के अधीन संगठित होते थे और उनके हितों को ध्यान में रखते थे। जो शिल्पी होते थे वो श्रेणी जो मुखिया थी उनकी श्रेणी के मुखिया के अधीन संगठित रहते थे ये। और श्रेणियों का क्या क्या काम था, इनका काम वित्तीय भी था और बैंकिंग का काम भी था, वित्तीय प्लस बैंकिंग। उत्पादन, वितरण और मूल्य का निर्धारण, इसमें भी इनकी मुख्य भूमिका होती थी। किस किस में? उत्पादन में, वितरण में और मूल्य निर्धारण में। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और जो ये श्रेणियाँ होती थी वो अपने जो सदस्य होते थे उनको सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए भी भूमिका निभाती थी। जो श्रेणी थी उसके सदस्यों का न्यायिक अधिकार भी होता था। तो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ इनके जो न्यायिक अधिकार भी इनके पास होते थे। न्यायिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसके बारे में दिया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, दूसरा तीसरा कथन इसमें गलत है। 1929 का, इसके ऊपर तो पहले भी हमने जो प्रश्न आ चुका है 2014 में लाहौर अधिवेशन के ऊपर, वहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, लेकिन इसको एक बार और समझ लेते हैं। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था 1929 में, लाहौर में, रावी नदी के तट पर। तो इस तरह से हमारा पहला कथन सही हो गया। और जो बात है नरम दल और गरम दल के बीच जो झगड़ा था उसकी, तो वो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें ही गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हो गया था, लखनऊ अधिवेशन में। और जो 1929 था उसमें नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया था। अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने अध्यक्षता की थी।
और इसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे? नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं, उसको निरस्त घोषित कर दिया गया था। दूसरा था इस अधिवेशन का प्रस्ताव पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में पारित किया गया था। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक था स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा, वो भी यहाँ पे फहराया। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा की। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो इनका धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ब्रह्म समाज के बारे में अगला प्रश्न है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से केवल पहला कथन सही है। मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। दूसरा कथन गलत है, सॉरी, पहला दूसरा राइट है। और इसका तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया है कि वेद त्रुटिहीन है। इसका प्रचार नहीं किया था इसने। वेदों की ओर लौटो, वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ब्रह्म समाज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। इसकी जो स्थापना थी उसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद बोलते हैं एक ही ईश्वर पर विश्वास करने वाले। एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, हालांकि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, क्योंकि गरीबों के लिए यही एकमात्र जो सस्ता जरिया था वो था, वो मूर्ति खरीद सकते हैं और उसकी पूजा करके वो भक्ति की ओर या मोक्ष की ओर मुड़ सकते हैं। क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं और उनको इतनी बड़ी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती कि वो बिल्कुल मूर्ति पूजा का विरोध करें। उनके पास कुछ नहीं है, बस प्रवचन सुने या किताबें पढ़े, क्योंकि इतनी शिक्षा उनमें नहीं थी। तो इसलिए मूर्ति पूजा के समर्थन के प्रति उन्होंने, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने ये तर्क दिया था। और इन्होंने पुरोहितवाद का भी विरोध किया और अवतारवाद का भी खंडन किया। पुरोहितवाद का खंडन और अवतारवाद का भी खंडन। इनके बाद जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे और जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने जो ब्रह्म समाज है उसकी सदस्यता ग्रहण की। और जो आचार्य केशव चंद्र सेन जी थे, उनके जो उदारवादी विचार थे, उनसे ब्रह्म समाज की लोकप्रियता और बढ़ी। तो जो ब्रह्म समाज था उससे कौन कौन जुड़े हुए थे? एक तो हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। देवेंद्र नाथ टैगोर।
प्लस केशव चंद्र सेन और इनके जुड़ने के बाद इसकी लोकप्रियता भी बढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से इस्तीफा क्यों दे दिया था? इसमें से एक भी राइट नहीं है। 1939 में क्यों दिया था? क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी तय कर दी थी, इसलिए दिया था। तो सही आंसर हुआ अपना भारतीयों की मर्जी के बिना भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में, यहाँ पे भारत और लिख देते हैं। भागीदारी तय कर देना। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1944 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो इस तरह से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसमें ऐसा लिखा हो कि भाई भारतीयों की मर्जी के बिना भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी तय कर दी गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम, ये लगातार 3 सालों से प्रश्न आ रहा है 1919 वाला, या इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, और मेंस में भी इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ अधिनियम है जिनको आपको रटना ही है, एक एक पॉइंट तक रटना है, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इनको आपको अच्छी तरह से रटना ही है, प्री मेंस दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जवाब है सी, पहला और तीसरा राइट, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1909 में ही कर दिया था, मार्ले मिंटो सुधारों में ही, 1919 में नहीं किया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में। इसका सही जवाब है बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए जो प्रस्तुत उद्देश्य उसको अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो अब हम देख लेते हैं जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये थी कांग्रेस का समाज सुधार शाखा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में।
और जो सोशल वाली है ये समाज सुधार शाखा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इससे कौन जुड़े हुए हैं? एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। इन्होंने मिलकर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। अगला प्रश्न अम्बेडकर जी के बारे में दिया गया है, तो इसका आंसर है दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अम्बेडकर जी थे, उन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी इन्होंने स्थापना की 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बहिष्कृत हितकारिणी सभा को गांधी जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया ऐसा सही कर देते हो, तो ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आपको ध्यान को रखना है। ये प्रश्न आता रहता है। ये किया था अम्बेडकर जी ने, स्थापित की थी। इसकी स्थापना 1924 में। गांधी जी ने इसकी स्थापना नहीं की थी। किसने की थी? अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए समाज समता संघ भी इन्होंने स्थापित किया। अम्बेडकर जी ने समाज समता संघ, इसकी भी इन्होंने स्थापना की। मजदूर वर्ग के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया। मजदूर वर्गों के लिए क्या किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसका भी इन्होंने गठन किया। इसी के साथ 1924 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी इन्होंने गठन किया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना भी इन्होंने 1924 में की। और जो लास्ट है हमारा पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, इसकी स्थापना 1947 में महाराष्ट्र में किसने की थी? जयंत प्रभाकर ने। तो इसकी स्थापना अम्बेडकर जी ने नहीं की थी। पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना अम्बेडकर जी ने नहीं की थी, जयंत प्रभाकर ने की थी। तो ये वाला कथन गलत हो गया। 13वां प्रश्न देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था या सरकार रैयत को पट्टे देती थी, और ये इसके बारे में बताया गया है। इसके तीनों कथन सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसके बारे में जान लेते हैं। किसने शुरू की थी? है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने।
रेतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसकी जन्मदाता थे टॉमस मुनरो, और कैप्टन रीड। जो ब्रिटिश भारत था उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र इस बंदोबस्त के अधीन आ गया था, या कितने प्रतिशत क्षेत्र पे ये बंदोबस्त लागू किया गया था? वो था 51% क्षेत्र, उस पर ये रेतवाड़ी जो बंदोबस्त था वो लागू किया गया। कहाँ कहाँ पे लागू किया गया? मद्रास, बम्बई, बम्बई के सारा बम्बई नहीं था, इसके कुछ हिस्से थे, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। तो इस तरह से 51% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या किया गया था? रेतवाड़ी बंदोबस्त में जो भूमि थी उसका मालिकाना हक और कब्जेदारी का अधिकार ये किनको दे दी गई थी? ये रैयतों को दी गई थी। रैयत बोलते हैं किसान को, रैयत या किसान। और उनके जो बच्चे थे वो भी इस पैतृक संपत्ति के हकदार हो जाया करते थे, और इन किसानों के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से लगान वसूला जाता था, या लगान देने के लिए यही जिम्मेदार होते थे। लगान दाता। क्या ये बंदोबस्त स्थायी था? तो ये स्थायी नहीं था, स्थायी बंदोबस्त अलग से आया होता। तो स्थायी नहीं था तो फिर जो लगान था उसका निर्धारण किया जाता होगा ना एक पर्टिकुलर टाइम में। फिक्स तो था नहीं ये स्थायी रूप से कि भाई एक बार कर दिया और फिक्स हो गया। तो ये अस्थायी था। तो कितने वर्षों में इस लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था? तो 20 से 30 वर्षों में। लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। इसकी जो खासियत थी वो थी भूमि की उत्पादन क्षमता या भू सर्वेक्षण। तो भूमि की जो उत्पादन क्षमता थी उसके आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। इसको बोलते हैं सर्वेक्षण या भूमि सर्वेक्षण। तो भूमि सर्वेक्षण कौन सी बंदोबस्त में किया गया था? रेतवाड़ी में। इसके ऊपर भी प्रश्न आया हुआ है, भूमि सर्वेक्षण किस बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है? रेतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बौद्ध और जैन धर्म पे जो समान है उनको बताना है। तो जो दूसरा और तीसरा कथन है वो दोनों में समान था, या ऐसे बोले कि दोनों ही धर्मों की विशेषता थी।
पहला कथन गलत है। अब इसमें जो समानता के गुण थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि दोनों ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकताओं को स्वीकार नहीं करते थे। तो वेदों का न मानना या वेदों की अस्वीकार्यता, ये दोनों धर्मों में कॉमन था। दूसरी जो इन दोनों धर्मों में कॉमन या समान बात थी वो थी ईश्वर को न मानना। अगली जो इनमें कॉमन बात थी वो थी संसार का त्याग। और जो गृहस्थ धर्म था उसकी आवश्यकता को भी हालांकि इन्होंने उदारतापूर्वक स्वीकार किया, लेकिन मेनली ये संसार के त्याग की मोक्ष प्राप्ति में बाधा जो बताते हैं वो घर को या परिवार को बताते हैं, संसार को बताते हैं, तो इसलिए ये संसार के त्याग की बात करते हैं। इसके बाद जो दोनों धर्म हैं उनमें कॉमन था सदाचार और अहिंसा। ये दोनों में कॉमन था और दोनों ही क्रमवाद पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। तो क्रमवाद और पुनर्जन्म ये दोनों चीज़ें भी मानते थे। हालांकि जो जैन धर्म था वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था, परंतु बौद्ध धर्म अनात्मवादी था और ये आत्मा में विश्वास नहीं करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक प्रगति दे रखी है प्राचीन भारत की और कथन दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन को चुनना है। तो इनमें जो दूसरा कथन है वो गलत है, पहला तीसरा चौथा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है सी। चलिए प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक प्रगति हुई थी उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो शल्य चिकित्सा था या शल्य चिकित्सा थी, शल्य चिकित्सा क्या होती है? शल्य चिकित्सा होती है ऑपरेशन करके हड्डियां वगैरह जोड़ने को शल्य चिकित्सा बोलते हैं। हालांकि जो दूसरे का अंग है वो अलग से लगा नहीं सकते थे, लेकिन खुद का ही अगर टूटा हुआ है हड्डी वगैरह तो वो तो जोड़ना संभव हो गया था। कब हो गया था? प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये संभव हो गया था। इसके बाद हम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है चरक संहिता, उसको देखते हैं। उसमें किसका उल्लेख किया गया है? चरक संहिता में जो चिकित्सा शास्त्र है उसका, इसको विश्वकोश भी बोलते हैं, और जो बुखार वगैरह है, कुष्ठ रोग, मिर्गी, दमा जैसे अनेक रोग हैं उसमें इसका इलाज बताया गया है। जो गणित के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल में, तो जैसे शून्य का ज्ञान होगा, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल,
पाई का मान, ये सब भारतीयों द्वारा ही खोजा गया। जो ब्रह्मगुप्त था उसका जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, उसमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का सिद्धांत दिया गया है। क्या दिया गया है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि या सिद्धांत इसमें दिया गया है। खगोल की अगर हम बात करते हैं तो खगोल के क्षेत्र में हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, भास्कर कौन से वाले? द्वितीय वाले। इन्होंने भी ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में जानकारियाँ दी। तो इस तरह से प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक थे उनकी काफ़ी वैज्ञानिक प्रगति हुई थी प्राचीन कालीन भारत में। इन वैज्ञानिकों ने काफ़ी जानकारियाँ दी है, चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, खगोल का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र हो। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काफ़ी उपलब्धियाँ रही है भारतीय वैज्ञानिकों की। महात्मा गांधी के मरण पर्यंत उपवास के बारे में बताया है 1932 में। तो ये क्यों हुआ था? ये हुआ था कम्युनल अवार्ड आया था रैमजे मैकडोनाल्ड का। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। उसके कारण गांधी जी ने आमरण अनशन, मरण पर्यंत शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की जो बांटो और राज करो की नीति के तहत जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने 16 अगस्त 1932 को, कब? आजकल ये कालक्रम से भी क्वेश्चन आने लगे, तो इनका कालक्रम थोड़ा याद होना चाहिए, मोटा मोटा आइडिया। 1932 है, या 1938 नहीं है। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। किसकी? तो सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय क्या था? सांप्रदायिक निर्णय था कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके लिए जो विधानमंडल है उसमें कुछ सीटें सुरक्षित कर दी जाए, और जो वो सीटें हैं उनको पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा भरा जाए। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब उस समुदाय के जो वोटर हैं वही उनको चुनेंगे, दूसरे कोई और उसको वोट नहीं दे सकता, ना ही उनसे चुनाव लड़ सकता है उन सीटों से। अल्पसंख्यक कौन कौन से समुदायों को अल्पसंख्यक इसने माना था? तो अल्पसंख्यक माना था इसने मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको अल्पसंख्यक माना था। लेकिन बाद में दलितों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया और इनको हिंदुओं से अलग मान के अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। तो इसी मुद्दे पर गांधी जी ने यरवदा जेल में, कौन सी जेल में? यरवदा,
ये जेल का नाम हो गया। यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालांकि जो अम्बेडकर जी थे वो दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का पक्ष ले रहे थे। तो जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया तो उनका अनशन तोड़वाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता करवाया। कब करवाया? 24 सितंबर 1932 को। और इस समझौते को यह क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट या पूना समझौता। इस समझौते का नाम है पूना समझौता। इस समझौते में क्या क्या हुआ था? इस समझौते के तहत जो दलित वर्ग था उनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन ख़त्म कर दिए थे। हालांकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सीटें थी उनकी संख्या में वृद्धि कर दी थी, आरक्षित सीटों की संख्या में। तो दलित वर्गों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचक इसको समाप्त कर दिया और सीटों का जो आरक्षित सीटें थी उनकी बढ़ोतरी कर दी। लगभग 18% की बढ़ोतरी। हालांकि ये प्रतिशत तो पूछते नहीं है। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा है ध्रुपद। उसके बारे में प्रश्न दिया गया है। तो ये परंपरा क्या है? इस परंपरा का क्या काम है? ये थी भक्ति और आध्यात्म संगीत की परंपरा। दूसरा तीसरा सही आंसर है, पहला गलत है। तो बी आंसर इसका सही हो गया। ध्रुपद की उत्पत्ति हो गई थी मुगल काल में। उत्पत्ति कब हुई इसकी? मुगल काल में। हालांकि मुगल काल में यह अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा। मुगल काल से पहले ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार वर्ण, अलंकार, गायन क्रिया, यति, वाणी, लय आदि ध्रुपद में परस्पर संबंध रहे हैं। और जो उनके गीत थे उनको ध्रुवा बोलते थे। और जो पद थे जिनमें ऊपर जो नियम बताए थे हमने, जैसे कि यति, वाणी, लय, वर्ण, अलंकार, ये जो नियम बताए थे, तो ऐसे पद जिनमें इनका निर्वाह हो रहा हो इन नियमों का, उनको ध्रुपद कहा गया। उनको क्या कहा गया? ध्रुपद। और ये शास्त्रीय संगीत का जो पद है, ख्याल है, वो ध्रुपद इसका जन्मभूमि ब्रजभूमि है। तो ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा। जो स्वामी हरिदास जी थे उन्होंने सर्वप्रथम इनके वर्गीकरण और शास्त्रीयकरण का प्रयास किया था। हरिदास जी ने। जो ध्रुपद की मूल उत्पत्ति है वो वैदिक काल में देखी जा सकती है। जो आधुनिक ध्रुपद है वह ग्वालियर क्षेत्र में विकसित हुआ। 16वीं शताब्दी में इसकी लोकप्रियता शिखर पर पहुंची। और हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो ध्रुपद एकल गायक या
गायकों का समूह भी हो सकता है, जो गायक कलाकार हैं उनका। जो पखावज या मृदंग की थाप पर गाया जाता है। पखावज या मृदंग की थाप, ध्रुपद गायन गाया जाता है। अब यहाँ पे नृत्य के बीच अंतर दिए गए हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, तो इसमें से सत्य कथन चुनना है। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। विभिन्न राज्यों से संबंधित नृत्यों को हम पिछले वीडियो में पिछली बार भी आए हुए हैं, नृत्य से संबंधित प्रश्न, और रेगुलर आ ही रहे हैं 4-5 साल से लगातार। कभी क्षत्रिय नृत्य आता है, तो कभी यक्षगान वगैरह गायन आते हैं, कभी मणिपुरी, कभी उड़ीसी, तो इनसे संबंधित ये आते ही रहते हैं। कथक वगैरह है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नृत्य हैं जो मुख्य उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कौन से स्टेट से कौन सा नृत्य फेमस है। ये वापस से प्रश्न है नृत्य, तो इसमें पहला सही है। अब शैलियों के बारे में प्रश्न है, इसका भी प्रश्न पहले आ चुका है। पंचायतन शैली में हमने बताया भी था, व्याख्या की थी। नागर शैली, जो नागर है वो कहाँ पे है? नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और जो बेसर शैली है वो मिश्रित शैली है। और पंचायत से जो पंचायतन शैली थी मंदिर निर्माण की, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो इसका आंसर हो गया भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। अगर आपको इन 3 शैलियों के जो मंदिर है उनकी क्या क्या विशेषताएं रहती है, जो मंदिर का निचला भाग है वो किसी में वर्गाकार है, मस्तक है वो गुंबदाकार है, किसी में गर्भगृह होते हैं, तो ये जो भी विशेषताएं हैं अगर आपको पढ़ना है इन शैलियों के बारे में विस्तृत तरीके से, तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम इन शैलियों के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। बुद्ध की प्रतिमा के बारे में बताया गया है, एक हस्त प्रतिमा। इसका आंसर है बी, मार को प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। मार कौन था? पहली बात यह है, भूमि स्पर्श मुद्रा की बात हो रही है। कौन सी मुद्रा की बात हो रही है? भूमि स्पर्श मुद्रा। विभिन्न मुद्राएं हैं बुद्ध की, लेकिन यहाँ पे हम भूमि स्पर्श मुद्रा की ही बात करेंगे। तो जो मार था वो कौन था? मार जो था, यहाँ पे प्रश्न में मार का उल्लेख हुआ है, तो मार था वो एक राक्षस था। तो वो राक्षस का काम क्या था? जब बुद्ध ध्यान में बैठे तो उनको प्रलोभन देने का काम था। तो ये क्या करता था? प्रलोभन देता था उनके भक्ति को, उनके ध्यान को भटकाने के लिए। फिर भी बुद्ध बहके नहीं, इसके प्रलोभनों में आए नहीं। जो इसने प्रलोभन दिए इनके ध्यान भटकाने के लिए, जो अलग अलग चीज़ें इसने की मार ने, लेकिन उस चीज़ के लिए उन्होंने गवाह, लोग क्यों मानेंगे कि भाई आपने इसके प्रलोभन में नहीं आए? तो उसलिए उन्होंने धरती जो थी, धरती माँ पृथ्वी, उसका आह्वान किया कि आप मेरे साक्षी बनो और मेरी शुद्धता के साक्षी बनो। मैंने अपनी शुचिता बचाए रखी, उसके साक्षी आप बनो कि मैं इसके प्रलोभनों में नहीं आया। तो पृथ्वी को इसने साक्षी बनाया। हालांकि जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो कितनी अवस्थाओं में हैं? 3 अवस्थाओं में हैं। कौन कौन सी? खड़ी, लेटी हुई और बैठी हुई।
और मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं तो 5 तरह की मुद्राओं में इनकी मूर्तियां हैं। पांच मुद्राएं कौन कौन सी है? ध्यान मुद्रा, दूसरी है अभय मुद्रा, तीसरी है वरद मुद्रा, चौथी है भूमि स्पर्श मुद्रा और लास्ट और पांचवी है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये मुद्राएं हैं 5। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 15 साल के जो पेपर हैं वो लास्ट टाइम है प्री, उसमें बहुत बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको क्विक रिवीजन भी करना हो तो लास्ट टाइम में ये वीडियो देख लें। और जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, नए हैं, उनको भी अपनी तैयारी का शुरू करने से पहले या जो इतिहास है वो पढ़ने से पहले इन वीडियो को एक बार देख लेना चाहिए कि 15 साल का ट्रेंड क्या रहता है एग्ज़ाम का, प्री और मेंस का। तो जिससे उनको पता लग पाएगा कि क्या छोड़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ने और कौन से पढ़ने हैं। दोस्तों, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अगर आप ज़्यादा समय दे पाओगे और जिनसे प्रश्न आ नहीं रहे उनको पढ़ोगे नहीं, तो वो जो समय बचा है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको ज़्यादा समय दे पाओगे तो वो अच्छे से याद हो पाएंगे। जब आपके पास पढ़ने का कम होगा तो वो रिवीजन भी अच्छा हो पाएगा और मेंस में भी आप अच्छा लिख पाएंगे और आपका काफ़ी समय भी बचेगा। यूपीएससी में सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक हो, तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जो 15 साल का ट्रेंड है उन्हीं की व्याख्याएं, उन्हीं से संबंधित ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।